हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम इस लेक्चर में डायमेंशंस ऑफ एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र के आयाम या विधाएं का को पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आपके लिए आरएस मेंस, ठीक है, आरएस मेंस के लिए और एमए फिलॉसफी प्रीवियस, इसके अलावा बीए फिलॉसफी फर्स्ट ईयर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आरएस मेंस के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज के वीडियो को। हम देखो, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज नीति शास्त्र के आयाम क्या है, कितने आयाम है, उसकी विधाएं कितनी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो कोई जो विचारक है वो बताते हैं इसके 2 विधाएं हैं, और कोई कहीं पर ऐसे भी विचारक है जो बताते हैं इसके 3 विधाएं हैं, आयाम है, ठीक है। तो जो बहुत से विचारक 2 बताते हैं, वो बताते हैं जो बहुत ही फेमस है ये विचार 2, इसके आयाम कौन से हैं? एक तो है आदर्श मूलक नीति शास्त्र, नॉर्मेटिव एथिक्स, और दूसरा है मेटा एथिक्स यानी कि अधिनीति शास्त्र। और एक इसका आयाम और बताते हैं बहुत से विचारक, वो है तीसरा अप्लाइड एथिक्स यानी कि व्यावहारिक नीति शास्त्र, ठीक है। तो वैसे तो हम इसमें 3 ही पढ़ेंगे अपने लेक्चर में कि नीति शास्त्र कितने आयाम है, 3 आयाम है, ठीक है। तो नीति शास्त्र के आयामों को जान लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम नीति शास्त्र के स्वरूप तथा क्षेत्र को अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे तो परंपरागत रूप से नीति शास्त्र के 2 ही आयाम माने जाते हैं, लेकिन बहुत से आधुनिक विचारकों ने ओके, ये गलत लिख दिया, विचारकों ने नीति शास्त्र के 3 आयाम भी माने हैं। इस तरह हम यहाँ पर नीति शास्त्र के 3 आयामों का विवेचन करेंगे। कौन कौन से 3 आयाम? एक तो है, देखिए आप अपनी स्क्रीन पे देखो, आदर्शमूलक नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र और व्यावहारिक नीति शास्त्र, नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। ये 3 विधाएं हैं जो अपन पढ़ेंगे आराम से, इजीली ढंग से। देखिए, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है, ये कौन कौन सी समस्याओं पर विचार करता है? तो आदर्शमूलक नीति शास्त्र या नॉर्मेटिव एथिक्स से मानव जीवन के लिए आधारभूत नैतिक सिद्धांतों या आदर्शों का प्रतिपादन करता है। किसका करता है? नैतिक सिद्धांतों और या आदर्शों का प्रतिपादन करता है, और साथ ही इन आधारभूत नैतिक सिद्धांतों या आदर्शों को पर्याप्त तर्कों द्वारा समर्थन भी करता है। तो 2 समस्या आ गई, कौन सी? पहली तो मनुष्य के लिए ये क्या करता है? आधारभूत नैतिक सिद्धांत, मानक, आदर्श की स्थापना करता है, और फिर ये भी कहता है कि ये स्थापना जो हमने नैतिक सिद्धांत बनाए हैं ना, वो एक पर्याप्त इनका एक पर्याप्त तर्क द्वारा इनका समर्थन। वैसे नहीं है अपनी मर्जी से कोई सा सिद्धांत बना लिया कि इस सिद्धांत के अनुसार जो कम करेंगे वो उचित है और जो नहीं करेंगे वो अनुचित है, ऐसा नहीं है। जो सिद्धांत या आदर्श इसने बनाए हैं, उन सिद्धांत आदर्शों का समर्थन भी एक उचित तर्कों द्वारा होना चाहिए, ठीक है। ये बस 2 समस्या मेजर। इस प्रकार नीति शास्त्र हमें बताता है, क्या बताता है कि हमारे कौन से कर्म उचित है या अनुचित है, हमारे लिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, अर्थात हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, हमें किन मूल आदर्शों के आधार पर अपने कर्तव्यों को संपादित करना चाहिए। ये 3-4 प्रॉब्लम से 4-5 इनको बताता है ये। लेकिन बेसिक ये है कि सबसे पहले आदर्श की स्थापना करता है, और उस आदर्श की स्थापना के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत करता है। ये 2 है नॉर्मेटिव एथिक्स के लिए, ओके। तो हम दूसरा देख लेते हैं, मेटा एथिक्स, अधिनीति शास्त्र। मेटा एथिक्स का ये जो इसका एक तरह से ये उद्भव इसी शताब्दी में हुआ है, यानी कि 20वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। और 21वीं शताब्दी चल रही है, तो ये 20वीं शताब्दी यानी कि पिछली शताब्दी में हुआ है इसका 20वीं शताब्दी। ये जो विश्लेषणात्मक तर्क नीति शास्त्र है, इसको हम आलोचनात्मक नीति शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम अधिनीति शास्त्र भी कहते हैं, ओके। 3 नाम है इसके, एक अधिनीति शास्त्र, विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र या आलोचनात्मक नीति शास्त्र, ओके। तो इसका जन्म कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में, यानी कि एकदम न्यू है एथिक्स। पहले मेटा एथिक्स की समस्याओं को नॉर्मेटिव एथिक्स यानी कि आदर्शमूलक नीति शास्त्र के अंतर्गत ही लिया जाता था, पढ़ा जाता था, ठीक है। तो अधिनीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य नैतिक शब्दों तथा नैतिक निर्णयों के स्वरूप तथा अर्थ का विश्लेषण है, क्लियर, तथा उन विधियों की खोज भी करना है
जिनके आधार पर इन नैतिक निर्णयों के औचित्य और अनुचित का निश्चय करते हैं हम। ओके, क्लियर? यानी कि इसकी दो समस्या कौन सी है? ये नैतिक शब्द और नैतिक निर्णयों के अर्थ और स्वरूप का विश्लेषण करता है और उन टेक्निक्स या विधियों की मेथड्स की खोज भी करता है जिनके आधार पर हम नैतिक निर्णयों को औचित और अनुचित बताते हैं। यानी कि हम नैतिक निर्णयों को बताते हैं ना कि ये उचित है, ये अनुचित है, तो हम किसके आधार पर कहते हैं? उन विधियों की भी खोज करते हैं जिनके आधार पर हम इनका निश्चय करते हैं नैतिक निर्णयों का कि ये औचित्य है इनका, ये अनुचित है ये। ओके, अर्थात अधिनीति शास्त्र उन तर्कों की निष्पक्ष परीक्षा करता है जो नैतिक निर्णयों के औचित अनुचित का निश्चय करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो वही है, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर और उसने बात वही है कि क्या करता है मेटा एथिक्स से। ये दो काम है इसके, ये नैतिक शब्द और नैतिक निर्णयों के स्वरूप और अर्थ का बताता है। इसके अलावा ये नैतिक निर्णयों के औचित और अनुचित को बताने के लिए जो विधियों की खोज भी करता है। ठीक है, ये दो काम इसके। तो इस तरह की इसकी समस्या कौन कौन सी है? और वैसे इसको बता दूं, मेटा एथिक्स से पहले मेटा एथिक्स के उद्भव से पहले इसकी सारी समस्याएं हम आदर्शमूलक नीतिशास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ते थे। इसका जन्म कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में हुआ था, जस्ट पिछली शताब्दी में। ओके, अब आज 21वीं शताब्दी चल रही है, तो यानी कि इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको उद्भव हुए। इसकी समस्या कौन कौन सी है? शुभ, उचित, कर्तव्य आदि नैतिक शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है? नैतिक निर्णयों का स्वरूप क्या है, अर्थात क्या ये व्यक्तिनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ? क्या इन नैतिक निर्णयों को सत्य अथवा असत्य प्रमाणित कर सकते हैं? यदि इन निर्णयों को सत्य अथवा असत्य प्रमाणित कर सकते हैं तो इन कौन सी विधियों के आधार पर हम ऐसा कर सकते हैं? जिन तर्कों के आधार पर हम नैतिक निर्णयों के औचित्य अनुचित को स्वीकार करते हैं, उन तर्कों का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो ये दो चार प्रॉब्लम है, इनके बारे में बिल्कुल ही डिस्कशन था। देखो, जिन तर्कों के आधार पर हम नैतिक निर्णयों को औचित्य अनुचित स्वीकार करते हैं ना, वास्तव में उन तर्कों का वास्तविक स्वरूप क्या है? यानी कि ये अधिनीति शास्त्र क्या करता है कि हमने जो तर्क प्रस्तुत किए ना, किसके लिए? नैतिक निर्णयों के औचित्य और अनुचित को सिद्ध करने के लिए। तो ये भी खोज करता है कि वास्तव में वो तर्क कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है। क्लियर हो रहा है? बस ये दो चार प्रॉब्लम है इसकी। तो अधिनीति शास्त्र का उदय 20वीं शताब्दी में हुआ। इस शताब्दी से पहले समस्त नैतिक निर्णय आदर्शमूलक नीति शास्त्र तक ही सीमित रहा है। तर्कीय प्रत्यक्षवाद के उदय के फलस्वरूप अधिनीति शास्त्र का विकास हुआ। देखो, तर्कीय प्रत्यक्षवाद एक फिलॉसफी में एक विचारधारा है। इसके उदय के साथ साथ ही इस अधिनीति शास्त्र का विकास हुआ, क्योंकि जो दार्शनिक लॉजिकल पॉजिटिविज्म से समर्थक थे उन्होंने ही इस विचारधारा का विकास किया है। ठीक है, एक और विचारधारा और है, एक है इसके तीसरा आयाम अप्लाइड एथिक्स, व्यावहारिक नीति शास्त्र। नीति शास्त्र की इस शाखा का आधार एक तरह से प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है, व्यावहारिक है। क्योंकि व्यवहार में हम जो समस्या है, व्यवहार में हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनका समाधान कैसे किया जाता है, ये इसमें अपन देखते हैं। ठीक है, व्यावहारिक नीति शास्त्र मनुष्य के दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में नैतिकता का निर्धारण करता है। मनुष्य के जीवन से जुड़ी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके संबंध में व्यावहारिक नीति शास्त्र नैतिकता संबंधी तर्क वितर्क प्रस्तुत करता है। जैसे कौन कौन सी समस्याएं? वो गर्भपात की है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, क्लोनिंग है, समलैंगिक विवाह है, किराए की कोख, दया मृत्यु। तो ये सारे कई सवाल पैदा करते हैं। फिर नैतिकता से संबंधित समस्याएं, प्रश्न अपने सामने खड़े होते हैं। तो इन सारी समस्याओं को हम अप्लाइड एथिक्स में देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे निर्णय संबंधी नैतिकता, डिसीजन एथिक्स, व्यावसायिक मुद्दों संबंधी नैतिकता और नैदानिक विधियों संबंधित नैतिकता, क्लिनिकल एथिक्स, जैविक विधियों संबंधी नैतिकता, बायो एथिक्स, सामाजिक नैतिकता, सोशल एथिक्स, यौन संबंधी नैतिकता, सेक्सुअल एथिक्स को, ये सभी व्यावहारिक नीति शास्त्र के विषय हैं। इनको हम इसी आयाम में या विधा में पढ़ते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट आप देखो, लॉक ने कहा है, मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। देखो कितना अच्छा कोट है, इसमें लिखा है कोई आदमी, आपने दो तरह के लोग देखे होंगे इस दुनिया में, दो तीन तरह होते हैं। उनके विचार वो कहते कुछ हैं और वास्तव में करते कुछ हैं। तो ये देखो उनके कर्म है, ये कर्म है ना, उसके विचारों की व्याख्या करता है। ये सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। देखिए, जो आदमी कहते हैं ना मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, तो उनको विचारों में उनके कर्मों को देखो, वो कर्म कैसे करते हैं। तो मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। इस कोटेशन को आप रट लो, याद कर लो। अभी कभी भी आप RS का एग्जाम दोगे तो एथिक्स में लिखने काम आएगा।
कहीं भी आप ऐसे लिखोगे तो वहाँ भी ये काम आएगा। ठीक है, तो इस कोटेशन को आप याद कर लीजिए। मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी कि नीति शास्त्र के 3 आयाम होते हैं, 3 विधाएँ होती है। आदर्शमूलक नीति शास्त्र, आदि नीति शास्त्र और व्यावहारिक नीति शास्त्र। तीनों में क्या क्या समस्या है ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। तो स्टूडेंट, जहाँ तक है मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाय।